सॉरी गाइस, एक मॉर्गेज का वीडियो बनाता हूँ। देखो बात है कि कब मूड बन जाता है, ठीक है। मैं बहुत सारे डिबेट्स हैं मॉर्गेज के बारे में, वो सारे के सारे आज एंड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है रेंट वर्सेस बाय, ठीक है ना। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, अमेरिका के अंदर, ठीक है, ठीक है। 20 ईयर्स में अगर आप कोई भी घर बाय कर लोगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करना है। ग्रेड स्कूल रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 हो या मिनिमम 9 हो, उससे नीचे ना हो, ठीक है ना। 9 आउट ऑफ 10 हो ग्रेड स्कूल रेटिंग, यानी कि जैसे सेक्रामेंटो एरिया में फॉल्सम है, एल्डोर्डो हिल्स है, रॉकलिन है, ये सारे हैं। और भी होंगे, मुझे ये बस याद नहीं है, बट ये बहुत सारे हैं जिनकी ग्रेड स्कूल रेटिंग 9 है, ठीक है ना। वहाँ पे कोई मेजर कॉरपोरेशन जरूर हो, बस थोड़ा सा वो तो हर जगह होती है, पर फिर भी जरूर हो, ठीक है ना। पीडी में हर जगह होती है जो 9-10 होता है। एंड ठीक है ना, वहाँ पे आप एक घर ले लेते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली जंबो लोन जितना जितने का जंबो लोन है उसके आसपास थोड़ा सा 15-20% ऊपर भी चलेगा, ठीक है ना। तो वो जो घर है 20 ईयर्स में सारा किराया, सॉरी सारा इंटरेस्ट जो आप दोगे वो उसमें तो आपको अप्रिसिएशन में दे के जाएगा ही जाएगा, ठीक है। वो जाएगा ही जाएगा। आप जितना भी सारा उसका पैसा उसमें उड़ेल रहे हो ना, वो सारा का सारा उसमें इतनी इक्विटी बनेगी ही बनेगी, इतनी सी बनेगी। ये नहीं कि इंडिया की तरह 10 गुना 20 गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा, पर मैंने गारंटी दे दी कि इतनी ज़रूर बनेगी, ठीक है। गाइस, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं आपकी तरह कॉमन मैन हूँ। मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैंने वहाँ से सीखा और आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है, मैंने आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर ली है। और अब ठीक है ना, रेंट में हाउएवर कुछ भी वापस नहीं आएगा। तो वीज़ा इश्यूज आपके अपने हैं, वो मेरे से मत बात कीजिए। पर अगर आपको वीज़ा इशू जैसे 10 साल बाद आ गया, गलती से मार्केट नीचे हुई तो फिर आपको बेच बूझ के जाना पड़ गया, वो मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है ना। अगर वीज़ा इशू आ गया वैसे ही मार्केट नीचे हो जाएगी, रियल एस्टेट, इतने सारे लोग घर बेचेंगे और निकलेंगे, राइट। तो वो सब आपकी प्रॉब्लम्स है, वो नहीं मैं सोच रहा। तो अगर आपका ग्रीन कार्ड आया हुआ है या GCAD आया हुआ है तो आपको घर ले लेना चाहिए। H1 पे भी लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आप अपने वो मतलब मैं उसकी कोई गारंटी लेना चाहता। 20 साल रखना पड़ेगा। 20 साल बाद जो घर है उसमें जो पैसे हैं, उसमें जो आपकी इक्विटी है, वो उसकी वैल्यू इतनी ज़रूर ऊपर जाएगी कि आपको सारा रेंट, सारा का सारा रेंट, एब्सोल्यूट नंबर जो आपने डाला है वो आपको वापस मिल जाएगा। हाउएवर अगर आपने सिर्फ सारा जो आपने इंटरेस्ट डाला, जितनी भी किस्तें दी हैं सारी मिल जाएंगी, यानी कि प्रिंसिपल तो आ ही जाएगा। मैंने तो इंटरेस्ट की बात कर ली, ठीक है ना, सारा आ जाएगा। तो रेंट में हाउएवर कुछ नहीं हाथ लगेगा। आप चाहे 1 साल रहो चाहे 2 साल, तो जितनी जल्दी हो सके, सिंपल सा कंक्लूजन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर लेना है, ठीक है ना। हाँ, पर वीज़े का आप अपने देख लो। अगर आप वीज़े पे हो तो आपको देखने की आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपका वीज़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप सिटीज़न बन जाओ, सॉरी ग्रीन कार्ड आ जाएगा, फिर सिटीज़न बन जाओगे, उसको आप अपने आप देख लो, ठीक है। पर मैंने आपको 20 साल का फॉर्मूला बताया, ये H1 वाला बंदे के साथ भी होगा, पर 20 साल में पता चले 1500 उसको जाना पड़ गया इंडिया फिर, तो वो मैं नहीं जानता, ठीक है ना। ये हो गया रेंट वर्सेस बाय। मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बता दी जो कितने लोग आपको नहीं बता रहे, कोई भी नहीं आपको बता रहा, ठीक है ना। दूसरा, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत कम हो जाएगी। लोग बड़े बातें करते हैं, घर नो ना लो, लो ना लो, लो ना लो, ठीक है ना। मैं आपको, ठीक है, जैसे ही घर आपके फर्स्ट टाइम आपकी इक्विटी बने, आपको उसमें से इक्विटी निकाल लेनी है, ठीक है। ये आपने निकालनी जरूर है, क्योंकि आपने देखना है जो लोन है, ठीक है। अच्छा, कहीं एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि मैं एक एक्स्ट्रा किश्त दूं और 22 साल में इसको ख़त्म कर दूं कि ना करूं। दोनों तीनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। आपका लोन आज की डेट में देखो सब जगह भी 5.5 फिर से हो गए, 6.25 हो गए। जब हाई भी था तो भी 7 था, लो था तो 2% लोन था, 2%, ठीक है ना। 30 ईयर लूँ या 15 ईयर लूँ, ये सारी चीज़ होगी। 15 ईयर लेने का मतलब है कि 30 ईयर के अंदर आपने लिया और उसके अंदर आपने 2 किस्तें दे दिया, 1 किस्त दे दी, राइट। तो अब आप सोचो कि आपने 6% पे लिया, अगर आप वही पैसे लोन को पे ऑफ करने की बजाय डालते S&P 500 में तो आपके पैसे बढ़ते। इसका मैथ कर लेना कि अगर आप हर साल एक किस्त उसमें डालते हो मॉर्गेज में तो कितना इंटरेस्ट बचेगा, लेकिन वही किस्त अगर S&P में डाल देते हो तो इंटरेस्ट तो आपका नहीं बचा, लेकिन आपके कितने पैसे वो बन जाएंगे आफ्टर 30 ईयर्स, ये आप देख लेना। हर साल देना तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होती है उनमें और वो बढ़ते चले जाते हैं। और आप जो धीरे धीरे यहाँ पे जो किस्त दे रहे हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी जो सी है वो घट ही रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपको दिख जाएगा मैथ्स। तीसरा, अब 15 ईयर वर्सेस 30 ईयर, 15 ईयर इन इफेक्ट यूर बेसिकली, एक तो आप इंटरेस्ट रेट हल्का सा कम होता है वैसे,
तो कई बार वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट फिर भी 30 ईयर ऑलवेज सीम्स बेटर मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ठीक है ना, मैं उसको फैक्टर नहीं कर पाया कि कितना पैसे कम हो एंड ऑल, कितना इंटरेस्ट कम हो कि आपको बेनिफिट हो जाए, बट बराबर तो 30 ईयर्स, ओके, बिकॉज यू डोंट वांट टू पे इट ऑफ अर्ली। इनफैक्ट अगर आपके घर का प्राइस 5-6 साल में बढ़ जाता है 200-300 के, तो उसको निकाल लो और उसको S&P 500 में डाल दो, 20 साल रखे रखना। अच्छा, S&P 500 में डालना है, किसी भी और चीज़ में नहीं डालना। ये लॉन्ग टर्म की चीज़ है, लॉन्ग टर्म के साथ करो। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं एक्सप्लेनिंग कि लॉन्ग टर्म में S&P इंडेक्स फंड को कोई बीट नहीं कर पाया, इवन वॉरेन बुफे बीट नहीं कर पाए। तो तुम किस चीज़ की मूली हो, तुम किस खेत की मूली हो। किसी भी रिस्क की उस पर मत डालना, गोल्ड में मत डालना, किसी भी रिस्क की चीज़ में मत डालना, ठीक है। मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया मल्टीपल टाइम्स। चुपचाप इसको इंडेक्स फंड में डालना है, बस ये वाले पैसे अपने उस तरह वहीं से निकालने हैं, वहीं डालने हैं। 30 ईयर की मॉर्गेज से निकालें तो 30 ईयर वाले इंस्ट्रूमेंट में डालने हैं। प्लीज़ मिरर करना, तभी जाके आपको 30 ईयर बाद बैठोगे, इतने पैसे बने होंगे कि आप कहोगे यार मज़ा आ गया। अगर आपने मान लो 1 मिलियन का घर लिया है, तो आपको मतलब 200-300 के का फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका घर की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और कम हो गई। ये अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग है जो मैंने सारा बताया था कि इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्लियर हो गया, कभी भी घर की किस्त एक्स्ट्रा नहीं देनी, कभी भी 15 ईयर मॉर्गेज नहीं लेनी, ठीक है, एंड बल्कि उसमें से इक्विटी निकाल लेनी है। अच्छा, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट 5% से नीचे आए तो आपने इसको रीफाइनेंस ज़रूर कराना है, ठीक है, रीफाइनेंस ज़रूर कराना है। पैसे निकाल लेने हैं उसमें से, मतलब इक्विटी नहीं बनी लेकिन आपका घर है तो उसको मतलब लेट्स से आपका घर उतने का उतने और इक्विटी नहीं भी बनी, तो उसको रीफाइनेंस करा के आपने जो सारी एक्स्ट्रा किस्त आप दे रहे, अब देखो आपकी किस्त कम हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा किस्त डालो S&P 500 में डालनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। 30 साल बाद देखना वो कहीं के कहीं पहुंची होगी, ठीक है ना। ठीक है, हो गया क्लियर। और ठीक है ना, अगर आप ठीक समझो तो उसको बच्चे के 529 अकाउंट में डाल देना, इंटरेस्ट फ्री ग्रोथ होगी, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ये तो आप कर ही सकते हो। तो मैं एक सेपरेट चीज़ भी कहाँ डाले, S&P 500 में 529 में भी डाल सकते हैं, रॉस में भी 401k में, वो सारा सोचना पड़ेगा कौन सा बेस्ट है। वो मैं तीनों का अलग ट्यूटोरियल बना दूंगा, ठीक है ना, अलग स्ट्रैटेजी बना दूंगा। लेकिन मैंने आपको ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। ये तो कभी भी ज़्यादा, ठीक है ना। अब और क्या रह गया, बड़े बड़े तौर पे मैंने आपको ये बताया है कि घर अप्रिशिएट जरूर होता है, और जो पैसा आप उसमें से सोच रहे हो मैं निकाल लूँ या किसी तरह से ना दूँ या ज़्यादा दे दूँ, जल्दी ख़त्म हो जाए, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि S&P 500 में डाल दो, उसी फ्रीक्वेंसी में आपको ज़्यादा गेन होगा एंड मच मोर गेन होगा। मतलब कि मिलियन के ऊपर 10-15%, 20%, 150-1.5 लाख का फ़र्क होगा, इतना फ़र्क होगा। आप जाके मैथ कर लेना, पेपर वो टाइमिंग है, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन कि पॉइंट्स खरीदें कि ना खरीदें, ठीक है ना, पॉइंट्स खरीदें कि ना खरीदें। अब इसमें कोई खास मेरे पास फॉर्मूला देखो ये है कि मान लो अपने 4-5% आपने पॉइंट खरीदा, ठीक है, तो पॉइंट उसका 8 साल में पॉइंट रिकवर होता है, टिपिकली यही नंबर होता है। अगर 4 साल में रिकवर हो रहा है तो ले लो, नीचे चला गया आप थोड़ा सा मैथ करके और दोबारा रीफाइनेंस करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पास एक मैथ होना चाहिए कि अगर मैंने 4% पे पॉइंट खरीदा है तो कितने परसेंटेज हो जाए तो मेरे को लाइफ लॉन्ग उतना बेनिफिट हो जाएगा सारे लोन के ऊपर, ठीक है, हो गया क्लियर। तो वो आप देख सकते हो, वो हर बारी फिर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो पॉइंट जब मिल रहा है मैं मतलब 4% जैसे नंबर्स हैं तो आपको कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा रिस्क है, 1 पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है ना, मान लो आपने ठीक है ना, तो मेरे को और क्योंकि ठीक है ना, और फिर उसके बाद 3% जब वो दोबारा आपने निकाल लिया। दूसरा आई डोंट नो, मेरे को भी मैथ्स करना पड़ेगा, सॉरी मेरे को क्लियरली याद समझ नहीं आ रहा, बट मैं फिर भी पहले मैं कर लूँगा मैथ्स का भी, फिर बताऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आपको पैसे निकालते चले जाने हैं। तो पैसे निकालने से 10,000 आप डाल रहे हो, शायद वो आपको बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो दैट्स वाई पीछे एक स्टेप ले लिया, ठीक है। अब आता है एक और क्वेश्चन आता है मॉर्गेज का। हाँ जी, 3% डाउन पेमेंट लूँ या मैं 20% डाउन पेमेंट दूँ। देखिए आप सिंपल मैथ्स कर लीजिए, 3% देने से जो 17% आपने बचाए हैं, अगर आप उसको आज आप इस S&P 500 में डालेंगे तो 30 ईयर्स के बाद वो कितने होंगे, ठीक है ना। आपके सामने अपने आप आंसर आ जाएगा। इट्स गोना बी ए क्लियर स्लैम डंक केस कि आप 3% पे ही रखें अपना लोन, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, टैक्स चीज़ 3% में रखने एक और बेनिफिट। मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, ठीक है, मान लीजिए मार्केट 1 मिलियन का लिया था, 500 मिलियन का रह गया, 50% गिर गया। अब आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन सिर्फ 3% के केस में, सभी केसेस में आंसर है। आपको एक और घर ले लेना चाहिए 500,000 का, और ये वाला घर सरेंडर कर देना चाहिए, नॉन रिकोर्सेबल लोन है,
ठीक है ना। ये नॉन रिकोर्सिबल लोन, आपको 300K का फ़ायदा हो गया, आपका नया घर बन गया। जो बंदा ये चीज़ नहीं करेगा वो भी गलत है। 7 साल तक आपके ऊपर वो रहेगा, काले बादल रहेंगे आपके क्रेडिट सोर्स हिस्ट्री पे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये 50% गिरने वाला काम धंधा बड़ा कम होता है, पर ऑस्ट्रेलिया गिर गई है, 30% गिर गया है तो 40% गिर जाए तो आप कर सकते हैं ऐसे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपको याद रखना ही करना है। आपने ये नहीं सोचना मेरा ओए मेरा क्या हो जाएगा। आप अब जल्दी से पहले दूसरा घर ले लो, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये घर कर दो। ये कोई बुराई नहीं है, पर उस ठीक है ना, बड़ा भी ले सकते हो आप घर। 1 मिलियन में आप बड़ा घर ले लो, जैसे आपने पहले 500 का रहेगा आपका घर, तो आप ऑब्वियसली 1 मिलियन ज़्यादा बड़ा घर में वो ले लो और नीचे इसको कर दो, ठीक है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो ये मैंने सारे, पर ये जो चीज़ें इमोशनल है, क्योंकि अब जैसे मैं अपना घर, अगर आप चाहें मतलब मेरा घर गिर जाए, मैं इसको बेचूंगा नहीं, जस्ट लेटिंग यू नो। तो इमोशनल वैल्यू होती है। मेरे बच्चे यहीं बड़े हुए हैं, मेरी बड़े वाली बेटी यहीं बड़ी हुई है, छोटी सी थी यहाँ पे थी। मेरी एक एक कमरे से एक एक रूम के साथ मेरी मेमोरीज़ हैं, ठीक है। अब छोटी वाली की भी वहीं बन रही है, मैं छोटी वाली के कई बार मेमोरीज़ में वहीं जाके बनाता हूँ, पिक्चरें वगैरह वहीं लेता हूँ। तो यू कैन सी हाउ, मैं तो चाहता हूँ मेरे ग्रैंड किड्स भी हैं। तो मेरा अपना इमोशंस मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपके भी इमोशंस ऐसे हैं फिर नहीं करना है काम। अगर नहीं है, अगर आप दिमाग लगा सकते हो तो ये ज़रूर करना, ठीक है ना। अब आता है क्या 500, अब एक और इमोशनल चीज़ आती है। 500,000 की आपकी इक्विटी बन गई, आपको पता है 500,000 2 साल रहने के बाद हस्बैंड वाइफ को 500,000 का टैक्स फ्री गेन मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको बेचना ही चाहिए, आपको बेच के इक्विटी को रिकवर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आपको बेच के इक्विटी को रिकवर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके जैसे मान लो 4% पे लोन है, तो आपका 4% भी नहीं जा रहा, तो 500,000 आपके ऊपर 4% जो है आप उसको कर सकते हो। दूसरी स्ट्रेटजी है कि उसको लोन तो निकालने की बात हो ही चुकी है, लोन निकाल लो, ठीक है ना। तो दोनों में से आप देख लो कौन सी चीज़ करना चाहते हो। बट मैं दोनों में से 500,000 वाली, जो अगर ईमान इमोशनल हो तो 500,000 निकालने वाली, क्योंकि उसमें 0% आपका वो लगेगा। अब अपने आकर खरीद लो, पर थोड़ा आपका लॉस भी है, तो आप वो थोड़ा सा मैथ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। मेरे पास तो टाइम नहीं, आप ही कर लेना। 1 मिलियन में से मान लो 1.5 का हो गया, या 800 का लिया था, 1.3 का हो गया, 500 के आपने निकाल लिए। अच्छा एक और बात है, अब जब वो मालूम 1.3 वाला नीचे गिर गया, फिर से 800 का रह गया, उसको सरेंडर कर दो। अनइमोशनल चीज़ें अब ये सारी। लेकिन 1.3 पे जो आपने सेल किया होगा, तो आपकी थोड़ी सी ऑब्वियसली आपका 6% का लॉस हुआ होगा, क्योंकि आपने दिए होंगे पैसे, राइट। वो मैं फैक्टर इन नहीं कर पा रहा हूँ, वो आप देखना। पर 6% जो आपने दिए हैं, राइट, अब 4% पे आपने 450 के लिए होते और 6% लिए होते, सॉरी 430 लिए होते, और आपको 500 के पूरे मिले होते, तो आई एम नॉट श्योर, वो देख लेना, बैस कर लेना। आई थिंक 500 के अपने होना 4% बिना, 4% लॉस के बिना होना, एवरी ईयर 4% लॉस के होना शायद बेटर है। तो इसका मतलब बेचना ही बेटर है। अगर आप अनइमोशनली ये चीज़ कर सकते हो तो आप बेच दो, पर 500 के भी बेचना, क्योंकि इतना हेडेक भी होता है, सारा कुछ होता है। कम से कम 400 के तो तुम्हारे हाथ में आए, ठीक है ना। तो ये ज़रूर आप कर सकते हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये मैंने ये भी चीज़ें बता दी ये आपको बेचना ही बेचना है, बेच के दूसरा ले लो। इसी के भी 500 के आपके हाथ में आ गए ना, ठीक, मैंने ये बोला ना आपको। 1.7 का बेचा आपने, 1.5 का बेचा, 1.5 भी ले लो चाहे, ठीक है ना। लेकिन आपके हाथ में सारे पैसे का, उसको इमीडिएटली S&P 500 में डाल देना, नहीं तो आपका बड़ा मतलब, देखिए आप लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट, और FD को आप जानते हो, FD इज़ नॉट रिस्की, राइट, जीरो रिस्क है। और कहीं बंदे और लोग रीले बनाने वाले बोल रहे हैं रीले, उसमें भी रिस्क है। रिस्क नहीं होता भाई, वो 250 के FDIC इंश्योरेंस, 4 अकाउंट खोल लो, 6 मिलियन भी हैं, तो आप 24 अकाउंट खोल लो, 6 4 10 4 है या 24 खोल लो, क्यों नहीं खोल सकते। तो 24 अलग अलग बैंकों में अलग अकाउंट तो खोल लें, इतना में क्या हो गया। तो ये जब सिंपल चीज़ से चीज़ पढ़ोगे तो उसको रिस्क नहीं बोलते ब्रदर, उसको ना बेवकूफ़ियों का दाम भी बोलते हैं। अच्छा ये हो गया, सारी चीज़ें होगी, सारी चीज़ें होगी। और कुछ चीज़ है कि तो मुझे ध्यान नहीं है, आप बताना। कोई और क्वेश्चन आपका मॉर्गेज से रिलेटेड, तो आपका आंसर दे दूंगा। बड़े तौर पे मैंने जनरल प्रिंसिपल बता दिया, पैसे निकाल के S&P में डालने हैं, बड़े बड़े तौर पे घर बाय करना है। घर आप हैरान रह जाएंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो आपको बहुत पैसे दे के जाएगा, बहुत पैसे दे के जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। ओके गाइस, थैंक यू जी, बाय बाय।